मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय नीरज डांगी जी। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। माननीय मंत्री जी प्लीज माननीय मंत्री जी। माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया है। माननीय चेयरमैन ने ऑलरेडी स्पष्ट कर दिया। प्लीज टेक योर सीट्स। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय मंत्री जी, आपका जवाब। सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पिछले दो दिनों में प्लीज आप बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। पिछले 2 दिनों में आपने वन और पर्यावरण मंत्रालय पे एक व्यापक चर्चा को सदन में रखने का अवसर प्रदान किया और इस चर्चा में लगभग 9 राजनीतिक दलों से और 13 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और अपने डीएमके ने कल भाषण दिया था। टी धनपाल डीएमके के बोले थे, फिर भी आपका प्लीज आप फोन रिकॉर्ड। तो डीएमके माननीय के मंत्री जी, माननीय चेयरमैन ने स्थिति ऑलरेडी स्पष्ट की है, आपको बोलना। मैंने कहा डीएमके के कल टी धनपाल ऑलरेडी बोले हैं, डीएमके के। माननीय उपसभापति जी, ये 2 दिन की चर्चा बहुत व्यापक, बहुत सामयिक, समावेशी और सदस्यों ने तात्कालिक विषयों पर चिंता करी। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपने दीर्घकालिक उपायों को भी सदन में सबके सामने रखा और मंत्रालय पे, किसी भी मंत्रालय पे जब चर्चा होती है तो उसका हेतु भी ये रहता है कि जो तथ्य जिनके बारे में संशय हो उनका स्पष्टीकरण हो। मंत्रालय की जो कार्य योजना है वो कार्य योजना सबके सामने रखी जाए और सदस्यों के जो मूल्यवान सुझाव हैं उसके आधार पे भी आगे की पॉलिसी डिसीजन में सरकार कार्य करे। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि विगत 10 वर्षों के उनके शासनकाल में पूरे देश में एक पर्यावरण और के संतुलन के विकास के आधार पे हम लोग आगे बढ़े हैं। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा और कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। 2014 में जब हम सरकार में आए थे तो देश में जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे उनकी संख्या 757 थी। आज 2026 में देश में जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनकी संख्या 1134 है। मैं यहां पर केवल 10 साल की बात कर रहा हूं कि भारत ने 10 साल में किस प्रकार से पर्यावरणीय विकास की यात्रा करी है। मैं उन उपलब्धियों को रख रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण इस देश ने 10 सालों में महसूस करी है। टोटल एरिया जो प्रोटेक्टेड एरियाज था 2014 में, जयराम जी लिख लीजिए, बाद में आपको कभी ट्वीट करने के काम आएगा। हाँ ट्वीट करना, यहाँ सदन में मत बोलना। सदन में बोलते तो मैं जवाब भी देता आपको, यही है सर। पर ट्वीट करते, सामने नहीं बोलते। जो टोटल एरिया है अंडर प्रोटेक्टेड वो 1,68,838.37 स्क्वायर किलोमीटर था, जो 2026 में बढ़कर के 2025 की रिपोर्ट है 1,87,162.91 किलोमीटर। हमारे देश में जो नेशनल पार्क थे वो 2014 में 103 थे, आज 2026 में 106 है।
देश में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज थी वो 2014 में 539 थी, आज बढ़कर के 574 हो गई है। विशेष रूप से जब हम जंगल और जमीन की बात करते हैं तो जो कम्युनिटी रिजर्व्स हैं वो 2014 में 48 थे, आज बढ़कर के 309 हो गए हैं। जो कंजर्वेशन रिजर्व थे उनकी संख्या 67 थी, आज उनकी संख्या बढ़कर 145 हो गई है। इस देश में हमें गर्व है कि हमने 50 साल में टाइगर कंजर्वेशन में उपलब्धियां हासिल करी हैं, सभी सरकारों ने करी है। और 2014 में टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो 2226 थी, जो अब 2026 में बढ़कर जो पूरी एक्सरसाइज होती है 3682 हो गई है और दुनिया के 70% वाइल्ड लाइफ टाइगर हमारे पास है। 2014 तक देश में केवल 47 टाइगर रिजर्व्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर के 58 हो गई है। 2014 में देश में 26 एलिफेंट रिजर्व्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 33 हो गई है। 2014 में देश में जो लॉयन पॉपुलेशन थी वो 523 थी, आज बढ़कर 891 हो गई है। जब अफ्रीका में भी लॉयन की संख्या में गिरावट आ रही है तो जो उसको प्रोटेक्ट करते हुए, उनके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो विषय वो भारत में हो रहा है और हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है। 2014 तक जो हमारी एक जल की वाटर की एक जो महत्वपूर्ण स्पीशीज थी डॉल्फिन, उसका कभी भी एस्टिमेशन नहीं होता था। हमने सरकार में आने के बाद प्रोजेक्ट डॉल्फिन को प्रारंभ कराया, उसका नेशनल लेवल का सर्वे कराया, उसका जो सर्वे में डॉल्फिन की संख्या का जो एस्टिमेशन है वो रिलीज किया और आज 2025 में जो फर्स्ट डॉल्फिन का एस्टिमेशन हमने कराया है, देश में 6,327 वो रिवर डॉल्फिन अब देश के अंतर्गत है और उसके प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन का कार्य हम कर रहे हैं। फॉरेस्ट कवर जो इस देश में था 2013-14 की जो रिपोर्ट है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, और इस रिपोर्ट को पूरे दुनिया में मान्यता दी जाती है। फॉरेस्ट कवर इस देश में 2013-14 की रिपोर्ट में 7,01,673 था, वो बढ़कर के 2021-22 में 7,15,342 हो गया है। और इसलिए डांगी जी आपको गलत रिपोर्ट दे करके खड़ा किया है, ये एफएसआई की रिपोर्ट है। अच्छा बोलोगे, फिर मैं और आंकड़े भी दूंगा जो गलत बोले हो। ठीक, सुन लो, मैंने आपको सुना है, आप मेरे को सुनो प्रेम से। दूसरा, जो ट्री कवर ऑफ इंडिया है वो 92,572 था, जो बढ़कर के 1,12,014 हुआ है। उसके बाद जो टोटल एरिया प्लांटेशन का है वो बड़ा है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी जो आईएसएफआर की रिपोर्ट में 4,056 था, वो बढ़कर के काफी ज्यादा हुआ है। देश में जो मैंग्रोव कवर है वो 4,740 था, वो बढ़कर के 4,991 हुआ है। मैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को वापस से पढ़ना चाहूंगा। 7,64,566 था, वो बढ़कर के 7,75,377 हुआ है। उसके साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने जो अपने एनडीसीज के टारगेट दिए, हमने
ये दुनिया के सामने टारगेट दिया कि हम जो अपनी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 45% 2030 में हासिल करेंगे, जो 2005 के लेवल के हिसाब से होगा। 2026 में भारत ने UNFCCC में जो अपने टारगेट दिए, भारत ने उसको 36% हासिल करने का काम किया, जो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है। उसके साथ ही हमने 2014 में हमारे यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर की जो कैपेसिटी फॉसिल फ्यूल बेस से अलग जो थी, जिसको हम ग्रीन एनर्जी कहते हैं, वो 30.3% थी, जो बढ़कर के 51% 2025 में हुई है। उसके साथ ही साथ अगर कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस की बात है, तो उस अपडेट में भी हम आगे बढ़े हैं। और बहुत सारे सदस्यों ने यहां बताया है कि 2014 में हमारे देश में केवल 26 वेटलैंड थी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़कर के 98 वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा हमने दिलाने का काम किया है। और उसके साथ ही साथ उसके क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। और ये जो धरती का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है, वो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। आज इंडिया में पिछले 10 सालों की उपलब्धि में आप देखेंगे तो अब 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। और हमारे जो 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व्स में भी शामिल किया गया है, जो मनुष्य और प्रकृति के लिए दुनिया की सबसे बड़ी धरोहर है। उसके साथ ही हमारे जो BSI और ZSI के जो इंस्टीट्यूट है, वो स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज के बारे में भी उन्होंने कार्य किया है। भारत ने अपने NDC में दिए गए जो अपना संकल्प है, उसके हिसाब से हमने देश में एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करने का भी काम किया है। ये मैं इसलिए प्रारंभ में बताया है कि अपनी 10 वर्षों की यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां करी है। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे मंत्रालय के 3 बड़े विषय हैं। पहला एनवायरमेंट, दूसरा फॉरेस्ट और तीसरा क्लाइमेट चेंज का विषय, ये हमारे मंत्रालय के मैंडेट के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम उन पर्यावरणीय मानकों को निर्धारित करते हैं, जो पर्यावरणीय मानक इस देश के किसी भी विकास के कार्यों के साथ जुड़ने चाहिए। क्योंकि हम ये सब मानते हैं कि जितना भी मानव आधारित गतिविधियां इस पूरे कार्यकाल में या पूरे संसार में होती हैं, उन गतिविधियों में हम विकास के साथ साथ पर्यावरणीय मानकों को भी बनाए रखने का काम करें। और इसलिए हम ये मानते हैं कि जो सबसे बड़ा विषय है हमारे मंत्रालय में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे देश में एक गवर्नेंस के मॉडल को लेकर के आए हैं, वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का बात का मतलब ये है कि हम साइलो में काम ना करें, हम साइलो से निकल करके हम एक साथ कार्य करें। कल जब अयोध्या रामी रेड्डी जी कह रहे थे, तो वो भी कह रहे थे कि आपको मंत्रालय में एक अप्रोच के साथ सारे इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहिए। हमारे मंत्रालय के अंतर्गत, चूंकि मैंने पिछले 4 वर्षों में इस मंत्रालय को देखा है, और इस मंत्रालय के मंत्री बनने के बाद मुझे गर्व होता है कि इस मंत्रालय के पास पिछले 100 वर्षों की परंपरा के बेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो फॉरेस्ट्री के मामले में, साइंस के मामले में, रिसर्च के मामले में, टेक्सोनॉमी के मामले में जो बहुत अच्छे बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। लेकिन जब हम मंत्री बने, 2014 के पहले बनाए गए, हाँ पहले बनाए गए, लेकिन अब अच्छा 100 साल से बने हुए हैं। 47 से भी पहले बने थे, 1947 से पहले। आप दोनों, हम दोनों जानते हैं, लेकिन मैं बताता हूं क्या हुआ। जयराम जी, आप भी मंत्री रहे, आपके बाद हमने भी उत्तराधिकार में ये विषय लिया। पूरा तो बोलने दो। हमने भी ये लिया। माननीय उपसभापति महोदय, ये जो 16 इंस्टीट्यूट थे, और ये मंत्रालय भी 80s के दशक में 86 में आया, पहली बार ऐसा महसूस हुआ जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द डिपार्टमेंट की अप्रोच होनी चाहिए।
हमने देखा कि हमारे इस इकोसिस्टम में BSI, ZSI, IIFM, ICFRI, FSI, WII जो इंस्टीट्यूट है, ये कभी एक साथ नहीं बैठते थे। और जब 2020 में हमने कहा कि ये जो होल ऑफ द गवर्नेंस का प्रोसेस, जो प्रधानमंत्री जी का एक गवर्नेंस का कंसेप्ट है, इसमें क्या कभी ये डिपार्टमेंट आपस में बैठे, तो पता पड़ा कि ये डिपार्टमेंट आपस में कभी नहीं बैठे। और इसलिए मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जी के विजन को लेते हुए एक हम लोगों ने इनफॉर्मल बॉडी बनाई, जिसका नाम हमने निरंतर रखा। हमारी ये जो निरंतर बॉडी है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज टू ट्रांसफॉर्मेशन, एडेप्ट एंड बिल्ड रेजिलियंस। और मंत्रालय ने ये जो इनफॉर्मल अपना ये निरंतर का जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, इसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि हमने उसके 4 डिपार्टमेंट किए, ताकि होल ऑफ द डिपार्टमेंट की अप्रोच के आधार पर ही पॉलिसी इंटरवेंशन हो। सबसे पहला इकोसिस्टम एंड सर्वे एनालिसिस, दूसरा रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट और चौथा क्लाइमेट चेंज सपोर्ट। मेरा ये मानना है कि मंत्रालय बनने के बाद लगातार 3 महीने 4 महीने में इस निरंतर प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ इस देश के पर्यावरण की जो 3 चुनौतियां हैं, पहला एनवायरमेंट क्लियरेंस के विषय, दूसरा हमारे देश के फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी के विषय, तीसरा क्लाइमेट चेंज के विषय, उसको होल ऑफ द डिपार्टमेंट की अप्रोच के साथ हमने काम करना शुरू किया। और इसलिए माननीय उपसभापति जी, हमें जो सबसे ज्यादा लगता है कि इस देश में सारे सदस्य हमारे को ये बताते हैं कि भाई एनवायरनमेंट के लिए आप कोई ऐसे मानक तय करो जिससे हम लोग एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड को बना सके। और यही कारण है कि मंत्रालय ने कुछ नई गाइडलाइन पिछले 2 सालों में शुरू करी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ रजिस्टर्ड एनवायरनमेंट एडिटर। ये जो एनवायरनमेंट ऑडिटर हम लोग लेकर के आए हैं कि एनवायरनमेंट की जो भी इंडस्ट्री लगती है, जैसे हम लोग एक फाइनेंशियल ऑडिट देते हैं, हम अपनी कैपेसिटी का ऑडिट देते हैं, सोशल ऑडिट करते हैं, ऐसे ही एक सेल्फ एनवायरनमेंट ऑडिटर के संस्थान के माध्यम से एनवायरनमेंट ऑडिट आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि इसको इस रूल्स के बाद एक नया परिवर्तन आएगा, जो प्रधानमंत्री जी के जिसको रिफॉर्म कहते हैं, उस रिफॉर्म्स का ये एक हमारे मंत्रालय का हिस्सा है। दूसरा, हमने जो कंसेंट टू ऑपरेट हैज बीन मेड परपेचुअल, इसको करने के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है कि देश में जो इंडस्ट्री में एक वातावरण भय का और निराशा का रहता था, उनको ज्यादा ईज आउट करने की बात करी है। उसके साथ ही हमने कंसोलिडेट सिंगल कंसेंट फॉर हैंडलिंग ऑफ ऑल हजार्डस एंड अदर वेस्ट, उसमें भी करा है। और स्पेशल प्रोविजन विशेष रूप से माइक्रो और स्मॉल यूनिट के लिए करने का काम किया है। उसके बाद इस रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हुए एनवायरनमेंट क्लियरेंस के हिसाब से हम कुछ और नए प्रोविजन लेकर के आए हैं। सबसे बड़ी बात जो है, हमने इसमें जो अपना डिजिटल कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का काम किया है। इस देश में एक समय था, अब मैं नहीं कहूंगा कि इनकी सरकार के समय होता था, क्योंकि दुनिया पूरा देश जानता है कि इस देश में एक समय था जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेने में 600 दिन लगा करते थे। 600 दिन का अर्थ है कि अगर कोई आदमी इंडस्ट्री लगाने की सोचता था तो एनवायरनमेंट क्लियरेंस 3 साल बाद जाकर के मिलती थी। आज ये परिस्थिति निर्मित हुई है कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है उसको 90 दिन से भी कम समय में हम लेकर के आए हैं। 3 साल को 3 महीने में लाने का काम किया है। ये 3 महीने में लाने का कार्य कैसे हुआ है? ये 3 महीने में लाने का काम सरकार के डिजिटल एम्पावरमेंट को बढ़ा करके हुआ है। 2018 में हम परिवेश को लेकर के आए, परिवेश के पोर्टल के माध्यम से, क्योंकि एक जो जैसे मैंने बताया हमारे 16 डिपार्टमेंट थे, कभी डिपार्टमेंट आपस में एक दूसरे के साथ नहीं बैठते थे। हमने उनके डिस्कशन के लिए जो मैंने निरंतर कहा, निरंतर जैसा हम एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए, उसी प्रकार से फाइलें भी कभी आपस में बात नहीं करती थी। कभी एनवायरनमेंट क्लियरेंस की फाइल होती थी तो वाइल्ड लाइफ की फाइल से बात नहीं होती थी, वाइल्ड लाइफ की होती थी तो CRZ से बात नहीं होती थी। अब हमने इसको सारे सिस्टम को इंटीग्रेट करने का काम किया।
इंटीग्रेट करने के इस काम के साथ साथ जब ये परिवेश आगे बढ़ा तो फिर हम 2 साल पहले परिवेश 2.0 लेकर के आए। परिवेश 2.0 में हमने जो सबसे बड़ी बात करी, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, जो अपना प्रोजेक्ट लगा रहा है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ देखे कि भाई मेरी फाइल कहाँ रुकी हुई है। और उसका ये परिणाम हुआ कि देश में आज परिवेश एनवायरनमेंट कोई भय का वातावरण निर्मित नहीं करता है। ये ट्रांसफॉर्मेसी, ये परफॉर्मेंस और ये गवर्नेंस में जो स्टैंडर्ड है उसका काम करता है। और परिवेश आज प्रधानमंत्री जी के डिजिटल एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा सशक्त उनका हस्ताक्षर बना है, जो देश की प्रगति में सहायक हो रहा है। और इसके साथ ही परिवेश में इतना करने के बाद अब हम परिवेश 3.0 की ओर जा रहे हैं। और परिवेश 3.0 के साथ हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस को और आगे करने जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ आज देश में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो सर्कुलर इकोनॉमी है। हमने नीति आयोग के साथ मिलकर के बहुत सारे रूल्स पे काम करना शुरू किया है, क्योंकि आज सर्कुलर इकोनॉमी ये देश की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। और इसलिए पिछले 1 साल में हमारे मंत्रालय के द्वारा चाहे ई वेस्ट का विषय हो, चाहे यूज्ड ऑयल का विषय हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का विषय हो, लगातार उनके लिए रूल बना करके गाइडलाइन बनाने का काम किया है। शहरी क्षेत्रों में हम बहुत ज्यादा चुनौतियों को देख रहे हैं और विशेष रूप से हमारे कांग्रेस के सदस्य और बाकी सदस्य भी प्रदूषण में PM 10 की बात जो करते हैं, क्योंकि एक बार जो शहरी क्षेत्रों में जो कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन होता था, वो कंस्ट्रक्शन और डेमोलेशन में कभी भी कोई नियम और कानून नहीं थे कि किस प्रकार से किए जाए। अब हमने कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन के लिए भी रूल्स को लागू करने का काम किया है। उसके साथ ही शहरी क्षेत्रों में जो सबसे बड़ा विषय है वो वेस्ट का है, सॉलिड वेस्ट का है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी जहां पर 20,000 मीटर से ज्यादा के आवासीय क्षेत्र हैं या जो लोग 100 किलो से ज्यादा कचरे का उत्पादन करते हैं, उनके लिए रूल्स क्या होंगे। और इसलिए हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को भी हमने लागू करके एक बड़े रिफॉर्म को करने का काम किया है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हम ये चाहते हैं कि इसमें सरकार का जब ये विषय आता है, कई बार लोग कहते हैं कि मैक्सिमम जो है गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट कैसे होगा। जैसे मैंने बताया है कि एनवायरनमेंट में भी हम एक ऑडिट सिस्टम लेकर के आए हैं ताकि लोग अपने सेल्फ रिलायंट के आधार पे अपने एनवायरनमेंट के मेजरमेंट को कर सके। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी हमने EPR रूल्स में भी अब हम EPR पोर्टल लेकर के आ रहे हैं और उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक और बड़ी चुनौती है और सभी सदस्यों की चुनौती है वो सिंगल यूज प्लास्टिक की है। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का काम भी किया है। और उसके साथ ही साथ सॉलिड वेस्ट में भी जो 4 तरह के वेस्ट है, चाहे तो वेट वेस्ट है, ड्राई वेस्ट है, सैनिटरी वेस्ट है और स्पेशल केयर वेस्ट है, उसको भी हमने मैंडेटरी बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि ये काफी बड़े परिवर्तन रिफॉर्म्स के द्वारा सरकार लेकर के आई है। इसके साथ ही साथ जो इलीगल डंपिंग जो फ्लाई ऐश के और थर्मल पावर प्लांट्स के थे, वहां भी रूल्स और रेगुलेशन की आवश्यकता थी, उसको भी हम रिफॉर्म्स के साथ लेकर आए हैं। देश में जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जो कंटेमिनेटेड साइट थी, जहां पर बहुत बड़ा अवशिष्ट और हैजर्डियस वेस्ट था, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमने भोपाल में भी जो यूनियन कार्बाइड का वेस्ट था, पिछले 2 सालों में उसको पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ करने का काम किया है। माननीय शिवराज जी भी बैठे और एक बहुत बड़ा जो वेस्ट था उसको समाप्त करके भारत ने दुनिया को ये दिखाने का काम किया है कि हमने किस तरीके से इस पूरे वेस्ट को समाप्त किया है। लेकिन ये रूल्स हमने इसलिए बनाने पड़े कि हम ये जानते थे ये तो बहुत कुछ छोड़ के गए थे। ठीक, अब हम कर रहे हैं। मैं बोलेंगे जयराम जी? हाँ बोलिए। जब हमने प्रयास की, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई थी। 2010 में मुख्यमंत्री कौन थे और मुख्यमंत्री के राज्य सरकार की आपत्तियां क्या थी? राज्य सरकार की आपत्तियां क्या थी? इतिहास में मत जाइए, इतिहास में मत जाइए, इतिहास में मत जाइए। मैं इतिहास बता सकता हूं आपको। यहाँ राम रेड्डी जी बैठे हुए हैं, रैंकी बैठे हुए हैं। रैंकी की कंपनी इन्हीं की कंपनी थी पीतमपुर में, और तब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा? तो इतिहास मत खोलिए।
इतिहास तो यह है जयराम जी कि शिकायतें लोग करते रहे कि यूनियन कार्बाइड से रिसाव हो रहा है, चेतावनी देते रहे, लेकिन तब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सोते रहे और लाशों के ढेर लगाने का पाप किया था तो तत्कालीन सरकार ने किया था। माननीय भूपेंद्र जी प्लीज। माननीय उपसभापति जी, मेरा पिछले 30 मिनट का भाषण इस बात का साक्षी है। मैं तो 10 साल पे ही बोला हूं, इतिहास पे बोला कहां हूं। इतिहास तो आप छेड़ रहे हो। और उस इतिहास की जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो ये थी कि आपकी इंटेंशन सही नहीं थी। अगर इंटेंशन सही होती तो उस समय ये सॉल्व हो जाता और जीएसटी भी लागू हो जाता। और इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैंने जो विषय रखा है, मैंने जो विषय रखा है ये 10 साल की उपलब्धियों का रखा है। 10 साल में हमने किस प्रकार से इस देश में एक जो लंबे समय तक एक साइट थी, जिस साइट के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये साइट एक इसको समाप्त होना चाहिए, उसको भी समाप्त किया। और मेरा तो ये कहना था कि जो आज हम बाकी के 69 साइट्स के लिए जो कंटेमिनेशन के लिए जो हम रूल्स लेकर के आए, अगर आप ले आते तो उसको भी हम पूरा कर देते। पर अब हम रूल्स भी लाए हैं और पूरा करने का काम भी अब हम करने जा रहे हैं, जो हमारा इस देश में एक बहुत बड़ा संकल्प है। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि हमने सॉलिड वेस्ट के लिए रूल्स बनाए, हमने कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के लिए रूल बनाए, हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कंटेमिनेटेड साइट के लिए नए रूल बनाए हैं। एक और जो बड़ा विषय है वो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्क्रैप फॉर नॉन फेरियस मैटर्स, जो बहुत ज्यादा विशेष रूप से जिनका हम उपयोग भी कर सकते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई नहीं था। हमने रिफॉर्म करके इसमें रूल्स बनाने का काम किया। और देश में जो व्हीकल पॉल्यूशन में जो एक बड़ा विषय था कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स की एक आवश्यकता थी, उसको भी 2025 में हमने लागू किया है। और निश्चित रूप से एक जो और बड़ी बात, अब जो हम ईवी की भी बात करते हैं कि हमें फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म्स पे किस प्रकार से पहले रेगुलेशन बनाने चाहिए, हमने 2025 में ही बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के अमेंडमेंट रूल बनाए और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईपीआर पोर्टल्स फॉर वेस्ट स्ट्रीम्स, इसके लिए भी हम लोगों ने कार्य किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं चाहता तो मैं ये बहुत बड़ा विषय आपके सामने रख सकता था, लेकिन मैंने केवल रूल्स इसलिए बताए हैं कि सब सदस्य इन रूल्स को ध्यान करते रहते हैं और अपने अपने क्षेत्र में भी सब लोग सक्रिय रहते हैं। एक जो सबसे बड़ा विषय मंत्रालय ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया है कि बहुत सारे मंत्रालयों में पद जो थे वो रिक्त थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने रोजगार मेले लगाए हैं। और रोजगार मेले लगाने में पिछले 3 सालों में अगर आप देखेंगे कि ये जो 18 रोजगार मेले लगे, भारत सरकार ने होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच में जाके किस प्रकार से नौजवानों को रोजगार दिया। और लास्ट रोजगार मेला भी अभी 24 जनवरी 2026 को हुआ। हमारे मंत्रालय में टोटल 3,486 पोस्ट थी जो वैकेंट छुट्टी हुई थी, उसमें से 2,111 पोस्टों को हमने भरने का काम किया है। 70% से ज्यादा पोस्टों को भरने का काम किया है। इस देश में कर्मचारियों की और मंत्रालय की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी के माध्यम से एक बड़ा अप्रोच का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और हमारे मंत्रालय में मिशन कर्मयोगी और स्वच्छता अभियान, ये 2 बड़े विषयों को करके आगे बढ़ाने का काम किया। माननीय उपसभापति जी, जहां एक तरफ एनवायरमेंट में हम लोगों ने लगातार अनेक क्षेत्र और नई चुनौतियां जो हमारी आने वाली हैं उसको लेकर के नए रूल्स के माध्यम से रिफॉर्म्स किया, वहीं देश की बायोडायवर्सिटी में एक लंबे समय से हम जानते थे कि इस देश में, कल बहुत सारे सदस्यों ने बोला, हमारे जो डीजी साहब यूपी के हैं वर्मा जी, वो तो बहुत सारे प्लांट्स और वैरायटी के लिए बोलते रहे, लेकिन ये सब हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है। इस देश की बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, इस देश की बायोडायवर्सिटी के लिए स्ट्रेटेजी बनाना, एक्शन प्लान बनाना, इसको हमने करने का काम किया। और यही कारण है कि 2024 में हमने बायोडायवर्सिटी के नए रूल्स बनाए और बायोडायवर्सिटी एक्ट का हमने अमेंडमेंट किया।
सबसे बड़ा जो बायोडायवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट हुआ है, उसका जो एक बहुत बड़ा लाभ हुआ है कि जो हमारे देश में पारंपरिक नॉलेज रखने वाले जो आयुर्वेद के लोग हैं, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिनके पास ये नॉलेज है, उनको एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग भी होनी चाहिए। और इसके लिए हमने इसको की रिफॉर्म किया। विशेष रूप से हमारे जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं, उनको एनकरेज करने के लिए, उनके कल्टीवेशन के लिए, उन मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमने लेकर आए। और उसका जो सबसे बड़ा लाभ है, हम आज जो दुनिया को एक आयुर्वेद की जो सबसे बड़ी सौगात दे सकते हैं, विशेष रूप से इंडियन सिस्टम ऑफ जो मेडिसिन है उसके प्रोटेक्शन का काम इस अमेंडमेंट के माध्यम से किया। पर एक लंबे समय तक लोग इस क्षेत्र में काम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हर चीज में ऐसा लगता था कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी जो ये जन विश्वास बिल लेकर के आए, इस जन विश्वास बिल के अंतर्गत भी हमने अलग से भी जब हम अमेंडमेंट लेकर आए तो हमने जो अननेसेसरी प्रोविजन थे उनको डिक्रिमिनलाइज करने का काम किया। और उसके साथ ही साथ एक जो बड़ी बात है कि अगर हम भारतीय मेडिसिन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जो डिले होती है ग्रांटिंग ऑफ अप्रूवल के लिए, उसके दिनों को भी हमने 180 से कम करके 90 दिन का करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है, हमने सिंप्लीफाइड और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर किया जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, उसकी एसोसिएटेड नॉलेज, रिसर्च के लिए, कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए किया। और मुझे लगता है इसके कारण बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में आयुष, आयुर्वेद में जो काम करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज में काम करते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन में काम करते हैं, उनको इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उसके साथ ही हमारे देश में जब भी जो इस बात की आवश्यकता है, वो इस बात की आवश्यकता है कि जो हमारे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इंडस्ट्री वगैरह लग जाती थी, बाद में जो CETP लगते थे उसके लिए एक लंबा प्रोसीजर लगता था, जबकि वो तो फंडामेंटली इस बात के लिए थे कि भाई आप इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हो तो आपके CETP होने चाहिए। हमने बहुत बड़ा उसको रैशनलाइज और रिक्वायरमेंट करते हुए और उसको टाइम से एश्योरेंस करते हुए उसको एग्जेम्पशन देने का काम किया। और इस एक प्रक्रिया से देश में औद्योगिक क्षेत्रों में जो CETP हमने जो एक प्रोसेस को इजी करने का काम किया है, वो वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के एनवायरनमेंट के जो नॉर्म्स हैं उनको बनाने में सहायता करेंगे। उसके साथ ही साथ माननीय उपसभापति महोदय, अगर आप देखेंगे कि ये हमारे नायडू जी यहाँ पर बैठे हैं, एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन होता था, विशेष रूप से जो B2 का एयरपोर्ट का एक्सटेंशन होता था, उसमें वापस से हियरिंग होती थी। और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट है, सर इधर बोल रहे थे, मैं उधर देख रहा था, यही काम आपने दिया, इधर बोल रहे हैं, मैं इधर देख रहा हूँ। प्लीज प्लीज। आपके तरफ देख रहे हैं तो भी हम आपके तरफ देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने पब्लिक भाषण कैसा करते हैं, वो मोदी साहब यहाँ आकर जो एड्रेस करते हैं वैसा ही एड्रेस इन्होंने कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, अब करने का सीखे। और हर एक पैराग्राफ में आप देखिए उनके ऊपर के मोदी 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 मोदी, उसके सिवाय कुछ नहीं। प्लीज माननीय भूपेंद्र जी, प्लीज। माननीय नेता सदन। ऑन द लाइटर साइड, उन्होंने कहा कि आप मोदी 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 करते हैं, हम तो करते हैं, लेकिन आप भी दिन रात मोदी 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 ही याद करते हैं, ये याद रखना चाहिए। माननीय भूपेंद्र जी, माननीय भूपेंद्र जी, माननीय भूपेंद्र जी, प्लीज प्लीज मौके पे प्लीज प्लीज। मोदी के गलत काम को सही बताते हैं और हम जो वो गलत करते हैं उसको गलत बताते हैं। माननीय ये मोदी के सही काम को हम सही बताते हैं, मोदी जी के सही काम को हम सही बताते हैं। मोदी जी के काम के कारण देश में जो इम्पैक्ट पड़ता है, उससे इनको जो डर होता है उसको ये याद करते हैं। माननीय भूपेंद्र जी, माननीय भूपेंद्र जी, आप बोल। माननीय भूपेंद्र जी। सर बहुत लंबे समय से मोदी जी के प्रति नफरत पनपती रही इधर और जनता में मोहब्बत मिलती रही, तो हुआ क्या, एक लाइन में कहना चाहूंगा कि मरीजे नफरते मोदी पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। माननीय भूपेंद्र जी, अब इसको भूपेंद्र जी, माननीय भूपेंद्र लाइटर, सर लाइटर मोड पे
भूपेंद्र जी तो पॉपुलर है इसलिए कह रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम उनके खिलाफ बोलते हैं जो इस दुनिया में जवाब देने के लिए हैं अपनी सफाई में। इनकी आदत पड़ गई है उनके खिलाफ बोलने के लिए जो इस दुनिया में नहीं है। बिना नेहरू जी का नाम लिए इनका दिन नहीं पूरा होता। ऐसा है माननीय उपसभापति जी, एक अच्छा सा गाना है, प्रमोद जी झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। माननीय अब चल लीजिए माननीय उपसभापति महोदय, अब चल लीजिए प्रमोद जी, प्लीज नहीं बोलो। अपने ऊपर लागू करना चाहिए, वरना ये जहां जाएंगे वो बताने लायक नहीं होगा। माननीय भूपेंद्र जी। माननीय सभापति महोदय, एक मैंने उपलब्धियां और रिफॉर्म्स के बारे में आपके सामने विषय रखा। मेरा ये कहना है कि इतना ये रिफॉर्म्स करने के बाद मैंने शुरू में भारत के फॉरेस्ट क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में रखा। एक जो बड़ा विषय है कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी लीड ली है। UNFCCC में जो अपने एनडीसीज थे, उन एनडीसीज को हमने निश्चित समय के अंतर्गत पूरा किया और आज जो नए कोलिशन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बने हैं, उन्होंने दुनिया में नए मानक स्थापित किए हैं। विशेष रूप से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुड़गांव के अंतर्गत है। आज दुनिया में 137 देश इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न केवल सदस्य बने हैं, भारत ने भी सोलर क्षेत्र में 42% क्षमता को बढ़ाने का काम किया है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जब G20 में साउथ अफ्रीका में गया था तो UNFCCC ने अपने ये 30 साल पूरे होने पर जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि दुनिया के जिन देशों ने, उनके प्रेजेंटेशन में है और इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि दुनिया के जिन देशों ने एनवायरनमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उसमें भारत ने रिन्यूएबल में, सोलर में जो अपनी क्षमता को बढ़ाया है, वो दुनिया के लिए अनुकरणीय है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की उपलब्धि। दूसरा, आज हम सब लोग ये जानते हैं नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मंच बनाना जिसमें कंपनीज भी हो, देश भी हो, ऑर्गेनाइजेशन भी हो। भारत ने स्वीडन के साथ मिलकर के लेड इट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कोलिशन बनाया और इसका भी 2O जो है वो प्रारंभ हुआ है। तीसरा, पर्यावरण के क्षेत्र में हम जानते हैं कि बाढ़ आती है, आपदा आती है, सूखा आता है, तूफान आता है, तो दुनिया में इसमें नॉलेज शेयरिंग को लेकर, इसमें आपस में इनोवेशन को लेकर कोई कोलिशन बनना चाहिए और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में CDRI, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और उसका भी हेडक्वार्टर भारत में बना है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक बड़ा इंटरनेशनल कोलिशन बना है। बायोडायवर्सिटी को लेकर के हम बहुत सारी बात करते हैं और ये जो हमारे देश के जो जंगल हैं, ये निश्चित रूप से आज हम बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने का बात करते हैं, लेकिन इसमें नॉलेज शेयरिंग होना, इसमें ग्रीन जॉब होना, इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होना, इसमें इको टूरिज्म होना, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50 ईयर ऑफ टाइगर कंजर्वेशन में एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस रखा गया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का भी मई माह में भारत में सम्मेलन होने जा रहा है, जो भारत की क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता को बताने का काम करता है। उसके साथ ही मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हम वन संरक्षण की वृद्धि को लेकर पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं और इसलिए जो कल भी कुछ सदस्य कह रहे थे, हम केवल हरित आवरण और वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में भी वृक्षारोपण को बल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम अभियान हम चला ही रहे हैं, लेकिन पूरे देश में हम लोग नगर वन योजना के माध्यम से, आज बहुत सारे सदस्यों ने बताया है कि 600 नगर वन और 400 नगर वाटिकाएं, ये हमने पिछले 3 साल के अंदर
उपलब्धि करने का कार्य किया है और इसको योजना को कैंपा के द्वारा भी सहायता देने का काम किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारा डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट और जो हमारी डिग्रेडेड लैंड्स हैं, उसमें जो लोग काम करना चाहते हैं, जो संस्थाएं काम करना चाहती है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम ग्रीन क्रेडिट का प्रोग्राम लेकर के आए हैं। और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये भारत के एक हरित आवरण को बढ़ाने के लिए एक बड़ी स्कीम लेकर के आए हैं। उसके साथ ही कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम, उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आए हैं। एक और जो दुनिया की बड़ी समस्या है वो धरती के बंजरीकरण होने की है। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉम्बैट फॉर डेजर्टिफिकेशन, आज भारत ने ICFRE के माध्यम से अपना एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस काम बनाया है और इस सेंटर फॉर एक्सीलेंस के कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष रूप से जो खनन से प्रभावित जमीनें हैं, जो शुष्क जमीनें हैं, उन सारी जमीनों को हरा भरा करने के लिए भारत ने दुनिया के सामने भी लक्ष्य रखा है। और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए भारत में प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से हम जो ICFRE है उसमें एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस चला रहे हैं। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत बड़ी बात ये होती है कि हमारे देश में कई बार जो वन आधारित जो हमारी उपज है, या विशेष रूप से जो हमारे टिम्बर है, उसमें जब टिम्बर को लेकर के जाते थे तो बहुत सारी जगहों पे एक राज्य से दूसरे राज्य के टिम्बर पे लगातार रेस्ट्रिक्शन होती थी। आज हम बहुत बड़ी संख्या में तो विदेश से टिम्बर का आयात करने को मजबूर है। हमारे देश का टिम्बर अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाता है। हमने आने के बाद निश्चित रूप से वन नेशन के बहुत सारे कार्य किए हैं जिसने भारत को एक ताकत के रूप में बनाया। अब तो खड़गे जी मैं आपको देख रहा हूँ, आप ही को देख के बात कर रहा हूँ। देवगौड़ा जी आपकी तरफ नहीं देख रहे, वो मेरी तरफ देख रहे हैं। और इसलिए हमने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम जो है NTPS की शुरुआत करी है। और ये जो NTPS है ये 33 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जा चुकी है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि 2 मार्च 26 तक NTPS पोर्टल पर 5,83,709 ये आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 3,31,796 ट्रांजिट परमिट और 2,23,163 ये NOC जारी हो चुके हैं। ये जो प्रणाली है प्रधानमंत्री जी की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको सुदृढ़ करती है। देश के जो वन उत्पाद हैं उनको सुगम और वैधानिक परिवहन के लिए एक विश्वसनीय डिजिटल मंच प्रदान करती है। माननीय उपसभापति महोदय, अभी तक जो सबसे बड़ी बात है कि जो टिम्बर का मार्केट रेट तय होता था उसका इको मार्क हमारे पास नहीं था और हम उसका एक बहुत बड़ा पैसा वो दुनिया के बाकी संस्थानों को देते थे। हमने एक प्रमाण सर्टिफिकेशन की शुरुआत करी है जिसमें हमने उसके साथ ही साथ वन क्षेत्र के जो बाहर के वृक्ष हैं, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है, उनका प्रमाणन और वन उत्पादों की जो चेन ऑफ कस्टडी है उसका प्रमाणन भी शामिल करा है, ताकि हमारे देश में जो लोग एग्रो फॉरेस्ट्री का काम करते हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। नेशनल ग्रीन मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन नेशनल ग्रीन मिशन को आगे बढ़ाने के साथ साथ 2015-16 से अब तक 10 सालों में 17 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में 1,71,345 हेक्टेयर क्षेत्रफल में वनीकरण के लिए 1,016 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है। लेकिन केवल हम लोग धरती पे वन आवरण तो बढ़ा ही रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है कि हमारे जो समुद्री क्षेत्र है भारत में लगभग अब पहले हम 7,500 लेकिन अब सारे क्रीक्स वगैरह को मिलाकर हम 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का ये समुद्री क्षेत्र मानते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए योजना मिष्टी चलाई है। मिष्टी का अर्थ है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सी शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 जून 2023 को किया गया था। ये जो पूरी मिष्टी योजना है इसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव वनों की पुनर्स्थापना करना है, जिसके लिए देश और विश्व की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उनको अपनाते हुए मैंग्रोव के पुनर्निर्वनीकरण और वनारोपण किया जा रहा है। और 5 वर्षों में
हमने 540 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 9 तटीय राज्यों में और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें इस योजना को लागू करने का और आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय उपसभापति महोदय, ये धरती पे मनुष्य के अंदर जो सबसे बड़ी करुणा है, करुणा का भाव केवल हमें अपने मनुष्यों में तो होना ही चाहिए, लेकिन इस प्रकृति के प्रति, वन्य जीवों के प्रति भी होना चाहिए। और इसलिए हमने सबसे जो बड़ा विषय है वो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। स्पीशीज रिकवरी कार्यक्रम में हमने जो संकटग्रस्त स्पीशीज हैं या जो स्पीशीज आज के समय में जिनकी रिकवरी करना बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से रेड पांडा, क्लाउडेड लेपर्ड, अरब सागर हैम्बेक व्हेल, नॉर्दर्न रिवर टेराफिन, कैराकल, स्लॉथ भालू, घड़ियाल, इनको हमने विशेष प्रोग्राम के अंतर्गत शामिल करने का काम किया है। आज भारत को इस बात की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि दुनिया में हमारे यहाँ पर जो चीते एक्सटिंक्ट हुए थे, हमने तय किया कि उनके वाइल्ड लाइफ चीतों को लाकर उसका ट्रांसलोकेशन का कार्य किया जाए। मेरा मानना है ये कार्यक्रम हमारे आने से पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसको लागू करके और इसको जमीन पर उतारने का काम ये हमारी सरकार में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम हमने किया है। और हम जो 20 चीते लाए थे, मुझे पता है शुरू में इसमें दिक्कत आई थी, आलोचना का भी डर था, और शुरू में यहाँ के जो वातावरण है उसमें उनका एक्युमुलेट होने में भी काफी समय लगने वाला था। लेकिन ये इस काम में हमारे साइंटिस्ट को, हमारे फॉरेस्टर को, हमारे वन विभाग के अधिकारियों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो 20 चीते लाए थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे कार्यक्रम करने के साथ साथ हम प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और विशेष रूप से ये हमारे गुजरात के सांसद महोदय बैठे हैं, इनकी भी चिंता रहती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और चीता जैसे कार्यक्रमों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए इस बार हम लोगों ने प्रोजेक्ट घड़ियाल और प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, इसमें विशेष रूप से काम करने का कार्य किया है। हमारे यहाँ पर हम लोग टाइगर का एस्टिमेशन कराते थे, एलिफेंट का एस्टिमेशन कराते थे। मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में भी कहा, हमने पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन कराया, लेकिन जो स्नो लेपर्ड है उसका एस्टिमेशन नहीं होता था, उसका भी हमने दुनिया में पहली बार पहला एस्टिमेशन कराया है। और भारत में लगभग 718 ये स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हमारे देश के पास आया है। लेकिन एक जो अभी जो 2 बड़ी चुनौतियां हमारे सामने हैं, और सारे सदस्य भी मुझे अक्सर इन चुनौतियों का विषय बताते हैं। पहला जो हमारे टाइगर रिजर्व एरिया है, उसका जो बड़ा विषय है टाइगर आउटसाइड टाइगर टेरिटरी। ये जो है, इसके लिए हम लोग एक विशेष प्रोजेक्ट को हमने चलाया है। और जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, कई सदस्यों ने प्रश्न में पूछा है, हमने कोयम्बटूर में अब एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया है और हमने एरिया स्पेसिफिक पहचान करके अब हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी कार्य कर रहे हैं। और इसमें जो मानव वन्य जीव संघर्ष है, इसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में एक पेड़ माँ के नाम, उसके लिए इको क्लब को बढ़ाने का काम किया है। कल से इस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे, प्लीज टेक योर सीट। नहीं, आप बैठ जाए प्लीज, प्लीज आप बैठ जाए। प्लीज आप बैठ जाए माननीय मंत्री। प्लीज टेक योर सीट, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय उपसभापति जी, हमारे जो 13 सदस्यों ने भाग लिया, उसमें इस चर्चा की शुरुआत श्री घनश्याम तिवारी जी ने करी। और घनश्याम तिवारी जी ने जो मानव आधारित गतिविधियों के जो पर्यावरणीय संकट है, उसको लेकर के अपना विषय रखा। और उसमें जो हम रिफॉर्म्स लेकर के आए हैं, विशेष रूप से एनवायरनमेंट क्लियरेंस के रिफॉर्म्स लेके आए हैं, मैंने उनकी बात का जवाब देने की पूरी कोशिश करी है। अयोध्या रामी रेड्डी जी ने अपने वक्तव्य के अंतर्गत पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का विषय रखा। निश्चित रूप से देश के एनडीसी टारगेट जो अचीव हुए हैं, उसकी तो उन्होंने सराहना करी, लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो उन्होंने अपने विषय में रखी थी,
मैंने निरंतर के माध्यम से जो हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको अपने भाषण के माध्यम से स्पष्ट किया है। सर्कुलर इकोनॉमी को भारत में क्या किया जा रहा है, मैंने सर्कुलर इकोनॉमी के रिफॉर्म्स और रूल्स को अपने भाषण में अपने रखने का काम किया है। उनका जो विषय था कि हमें कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक रिव्यू करना चाहिए, उसको भी मैंने अपने विषय में रखने का, अपने बातों में रखने का काम किया है। हमारे बीजेडी के जो साथी थे सुभाशीष खुटिया, उन्होंने चिल्का के विषय को रखा है। हम लोग वेटलैंड्स के प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। चिल्का में भी हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं। और जो दूसरा जो उड़ीसा का जो तटीय क्षेत्र है, हमारे गोपालपुर के क्षेत्र में जो सी टर्टाइल है उसका उन्होंने विषय रखा। वहाँ पर भी अब हमारा ZSI का एक सेंटर है, उसको कार्य कर रहा है। और उड़ीसा में जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है भीतर कनिका का, और सिमरीपाल की जो हमारी टाइगर रिजर्व है, उसको लेकर के हम लोग कार्य कर रहे हैं। उसके बाद हमारे राम भाई मोकरिया ने भारत के वन क्षेत्र को बढ़ाने का काम और बढ़ाने के पे जोर दिया है, जिसको हम लगातार कर रहे हैं। सुमेर सोलंकी जी ने वनाधिकार पट्टों के बारे में बात करी है। मैं यहाँ पर एक कहना चाहूँगा कि इस देश में 1950 से लेकर 1980 तक बिना कोई ऐसा कानून नहीं था कि जो वन भूमि है उसका जो डाइवर्जन होता है, उस डाइवर्जन को कैसे संरक्षित किया जाए। हम जो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लेकर के आए, हमने जो डाइवर्जन की पावर है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करी। और 1980 से लेकर के और 2025 तक देश में लगभग 10 लाख हेक्टेयर की जो जमीन हस्तांतरित हुई अन्य कार्यों के लिए, उतना ही कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन में जमीन वापस में जंगल को मिली है। लेकिन जो सबसे बड़ा बात था फॉरेस्ट राइट एक्ट का, जिसका हमारे डांगी जी भी उठा रहे थे, फॉरेस्ट राइट एक्ट में 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन ये फॉरेस्ट राइट में देने का काम पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने किया है। और सबसे ज्यादा हमने ट्राइबल राइट्स के मामलों को सेटल करने का काम किया है। उसके साथ मैं ये कहना भी चाहूंगा कि मेधा कुलकर्णी जी ने रामसर साइट का बात रखी है, और जो सबसे बड़ी बात है बर्ड्स के बारे में उन्होंने विषय रखा है, और उन विषयों को बढ़ाने की बात करी है। जो उन्होंने हमारे नौजवानों के अंदर एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए जो शिक्षा की बात करी है, हमने अपने मंत्रालय में भी इको क्लब का विषय है, और एक नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के माध्यम से भी हम कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें लगातार हम वनीय क्षेत्र के बारे में जानकारी के लिए लगातार कार्य करना चाहते हैं। मैं तो सभी सांसदों से भी कहना चाहता हूं, राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में किसी जगह पर हम इस पर्यावरणीय विषय को जो आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे इन संस्थानों के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो निश्चित रूप से हम इन इको क्लब, इन संस्थानों के माध्यम से और मिशन लाइफ के माध्यम से हम लगातार लोगों के बीच में जाकर नौजवानों को भी कहते हैं कि भाई एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए मिशन लाइफ में हमें 7 चीज़ों पे जोर देना चाहिए। हमें सबसे पहली बात सेव एनर्जी, इसके बारे में स्टार्टअप से लेके अवेकनिंग से लेके सेव फूड, क्योंकि सेव फूड एक ऐसी चीज है कि वेस्ट ऑफ फूड नहीं होना चाहिए। सेव वाटर, क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज्यादा कमी है वो पीने के पानी की और मीठे पानी की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक ऐसा विषय है जिस पे सबको काम करना चाहिए। ई वेस्ट मैनेजमेंट पे भी काम करना चाहिए। छठा विषय बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, और 7वां विषय हेल्दी लाइफ स्टाइल। ये 7 आयामों को लेकर के जो मिशन लाइफ का मंत्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, मैं सारे सांसद साथियों को भी कहना चाहता हूं कि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें अपने देश में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को हम एक जागरण के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमारा मंत्रालय इसमें काम कर रहा है, लेकिन आप सबके सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। ब्रजलाल जी ने जो एक सबसे बड़ी बात अपने उसमें कही है, उन्होंने बहुत सारी देसी स्पीशीज का नाम लिया, और निश्चित रूप से उनके प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और अब हम सब जगहों पर ये जो एक लगातार हमने सब फॉरेस्टर्स को कहा है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो नर्सरी लगाइए, वो आप अपने जो आपकी जो क्लाइमेट के हिसाब से आपकी जो देशी स्पीशीज है उसकी नर्सरी को लगाने का काम करिए। हम कैंपा के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ ही अन्य सदस्यों में स्वाति मालीवाल जी ने दिल्ली के प्रदूषण का विषय करा है। मैं आपको और इस सदन को ये कहना चाहता हूं, हालांकि
हमारे मित्र क्यों नहीं बोले मुझे समझ में नहीं आया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करी थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में जो AQI है इसकी रिपोर्ट 2009 में आई थी। 2009 में अगर AQI की रिपोर्ट आने के बाद जो भी सरकार थी, केंद्र की सरकार की कोई मजबूरी रही होगी, कोई विषय रहा होगा, उन्होंने AQI के मेजरमेंट को लागू नहीं किया। AQI के मेजरमेंट को लागू करके प्रमाणिकता देने का काम ये 2015 में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। और इसके बाद देश में इस समस्या की विकरालता को पहचानते हुए हमने 130 शहरों में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को करा है। आप खुद भी मानते हैं कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में आज 40 से ज्यादा शहरों में हम एक अटेनमेंट के स्तर पर पहुंचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मानवीय गतिविधियां बढ़ी हैं, उन मानवीय गतिविधियों के आधार पे चाहे व्हीकल पॉल्यूशन हो, चाहे सॉलिड वेस्ट के माध्यम से हो, चाहे इंडस्ट्री के माध्यम से हो, इन सब पे नियंत्रण रखना जरूरी है। मैंने अपने पिछले जवाब में भी बताया और मैं अब भी ये कह रहा हूं कि एनकैप को लाने के बाद दिल्ली की आवश्यकता को देखते हुए हमने CAQM जैसी एक अथॉरिटी लेजिस्लेशन के माध्यम से बनाने का काम किया। और CAQM के माध्यम से पिछले दिनों CAQM ने एक व्यापक रूप से एक समग्र चर्चा करी है और इसका एक विशेष रूप से दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेकर के और 130 शहरों के एयर पोल्यूशन को लेकर के हम लगातार कार्य करने का काम कर रहे हैं। और दिल्ली का एक पूरा प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया है। उज्ज्वल निकम जी ने अर्बन फॉरेस्ट की बात करी है, उसका जवाब मैंने दिया है। मस्तान राव जी ने और मदन राठौड़ जी ने जो जमीन में जो कैंसर के नदियों के कारण जो पोल्यूशन का विषय उसकी बात करी है। DMK के धनपाल जी ने भी बात करी है। नीरज डांगी जी ने 2 विषय रखे हैं। पहला विषय उन्होंने अरावली का रखा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ नीरज जी, जो आप कह रहे हैं वो तथ्य सही नहीं है और इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट में विषय रखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट में केवल FSI, CEC और केवल हमारी मिनिस्ट्री नहीं थी। ये जो कमेटी थी, ये कमेटी हमारे मंत्रालय ने नहीं गठित करी, ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित करी थी। इसमें हमारे सेक्रेटरी को उसका चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सेंटर एम्पावर्ड कमेटी है वो इसकी सदस्य थी। भारत का जो FSI इंस्टीट्यूट है वो इसके सदस्य थे। पहाड़ियों के बारे में जो मानक तय करते हैं वो किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और सर्वे ऑफ इंडिया, जिनके पास ये नक्शे रहते हैं वो सब इस समिति के सदस्य थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि न्यायालय ने अपना जो निर्णय दिया, उस न्यायालय के निर्णय में उन्होंने इस डेफिनेशन के लिए उन्होंने कहा, ये डेफिनेशन कोई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की नहीं थी, ये जो जियोलॉजिस्ट थे दुनिया के रिचर्ड मॉर्फी, उनकी डेफिनेशन के आधार पे हुआ था। लेकिन जहां तक अरावली का प्रश्न है, ये निर्णय आने के भी 2 साल पहले हम ऑलरेडी ग्रीन अरावली का एक प्रोजेक्ट चला चुके हैं और ग्रीन अरावली के द्वारा मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, अरावली के पूरे संरक्षण के लिए हमारी सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप पूछ लो, लेकिन फिर आपको अनईजी उत्तर मिलेंगे। पूछ लो, हाँ पूछ लो। देशों के अंदर जिस तरह से अरावली को लेकर के विरोध और प्रदर्शन दर्ज हुए, उसके बाद आप बैकफुट पे आए। ये संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ने लिया है, आपके कहने से नहीं। आपने क्यों अरावली का मुद्दा उस समय रखा, क्यों आपने 100 मीटर का दायरा तय किया? धन्यवाद। प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान इसलिए लिया कि अशोक गहलोत जी के समय में अरावली में बहुत ज्यादा अवैध खनन हो रहा था। सुन तो लो प्लीज, आपने सवाल पूछा और जवाब दे रहे, सुनिए प्लीज। मंत्री जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, आप बोलो। सवाल आप पूछ रहे हैं डांगी जी, तो उत्तर भी सुनिए प्लीज। नहीं, आपने सवाल पूछ लिया डांगी जी, प्लीज। माननीय मंत्री जी आपका उत्तर दे। ऐसा है, बैठो प्लीज, माननीय मंत्री जी को बोलो। ऐसा है डांगी जी, आप प्लीज सुने। ऐसा है डांगी जी, आप इस सदन में अभी आए हैं, मैं इस सदन में 2012 में आया था। और प्लीज डांगी जी आपकी बात लोगों ने धैर्य से सुना, आप सुने, उत्तर सुने। 2012 में जब राजस्थान में कांग्रेस में अशोक गहलोत जी की सरकार अवैध खनन कर रही थी, तो मैंने हाउस में
प्लीज, हर बात पे ऑब्जेक्ट नहीं करें, प्लीज प्लीज टेक योर सीट्स। नो, माननीय मंत्री जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। आप ऐसा है, वो जो अवैध खनन कर रही थी उस समय मैंने इस हाउस में राजस्थान के अवैध खनन पे जो आज कह रहा हूं वही नाम लेकर मुद्दा उठाया था। आप रिकॉर्ड में से निकलवा लेना, आप समझे। और प्लीज मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में मेरे आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है डांगी जी, अब बैठ जाए आप। नहीं, नॉट अलाउड, बार बार खड़े होंगे, मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्लीज आप बोले, ये आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जाएगी। उपसभापति ये महोदय, गलत व्यवहार, प्लीज टेक योर सीट। आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे सभापति महोदय, हर बात पे क्या सदन का प्लीज जयराम, ये सही तरीका नहीं, अपनी बात करें उत्तर न सुने, नहीं ये नहीं जाएगा। आप बोले माननीय भूपेन्द्र जी, आप बोले, उत्तर दें आप, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज सभापति महोदय, मेरा प्लीज, ये गलत है जयराम जी। मेरा उस समय का भाषण जो है वो मेरा भाषण यहाँ पर उपलब्ध है, इनको भी पता है। लिटिगेशन आज की नहीं है, इनके समय में जब अवैध माइनिंग हो रही थी तो लोग कोर्ट में पहुंचे थे। कोर्ट में पहुंचने के बाद अरावली का जो खनन है, हमने पिछले लंबे समय तक अरावली के खनन को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहित नहीं किया। अरावली में कोई खनन नहीं किया। दिल्ली में अरावली में पूरी तरह माइनिंग बैन है, फरीदाबाद में पूरी तरह बैन है, गुड़गांव में पूरी तरह बैन है। इनके समय में जो अवैध खनन हुआ वो लिटिगेशन का बेस था। और इनके समय के जो इनके समय में जो माइनिंग है, पूरे सबको पता है कि अरावली की जो 70 से 80% माइंस हैं वो इन्हीं के समय में दी गई है। आज ये उस पाप को छुपाना चाहते हैं। और ये एक विषय जो बार बार कह रहे हैं, मैं सदन के सामने कह रहा हूं कि हम अरावली में पूरे तरीके से अरावली के प्रोटेक्शन के लिए कार्य कर रहे हैं। 4 टाइगर रिजर्व अरावली में है, हमारे टाइम में अभी हमने करें 2। अरावली में आज हम इको सेंसिटिव जोन का काम अब हम लोग कर रहे हैं, कुंभलगढ़ का तो अभी हमने किया। 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हमारे समय में है। मैं वहां भी चल रहा है, इको सेंसिटिव जोन है, पूरी पब्लिक हियरिंग है, आप भी आ जाइए। आपको कौन रोक रहा है? प्लीज आप कौन रोक रहा है? जयराम जी हर बात पे खड़ा होना सही नहीं, प्लीज आइए, तो बहस नहीं, आइए। प्लीज ये गलत परंपरा। आप प्लीज देखो, आप बोले, देखो माननीय उपसभापति महोदय हमारे अच्छे मित्र हैं, वो रिकॉर्ड पे ये भाषण भी दे सकते थे। उन्होंने डांगी जी को क्यों आगे किया? वो तो मेरे खिलाफ ट्वीट करते हैं, लेकिन प्लीज नहीं, नथिंग विल गो। प्लीज माननीय मंत्री जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी, हम लोग आगे चलें। प्लीज आप बोले, विल सी आप बैठ जाए, मैं देखिए। प्लीज माननीय भूपेन्द्र जी आप अपनी बात कहें। मेरा ये कहना है अगर आपको ये विषय रखना था, अगर आपको विषय रखना था, क्या ये विषय वो ऑन रिकॉर्ड भी तो रख सकते थे। इट इज नॉट बैड। प्लीज माननीय प्लीज आप बोलिए, आप बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ, जा रही है कुछ और। माननीय उपसभापति महोदय, मैं पहली बात अरावली में हम लोग देखेंगे। यस विल सी, आई हैव टोल्ड यू जयराम जी, मैंने कहा है हम देखेंगे। प्लीज हम देखेंगे, हमने कहा देखेंगे। सभापति महोदय, आज प्रमोद जी हम लोग देखेंगे, मैं कह चुका हूं। प्लीज आप बैठे, मैंने कहा है भाई, मैंने कहा मैं देखेंगे। चल प्लीज आप बोले, प्लीज आप बोले। प्लीज जयराम जी टेक योर सीट। माननीय मंत्री जी आप बोले। आपकी बात अब रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, मैंने ऑलरेडी बैठे कहा है हमने देखेंगे। प्लीज मैंने कहा है देखेंगे, मैं बोल चुका हूँ सर। नो
बोलिए आप। मैंने कहा है रिकॉर्ड, विल सी द रिकॉर्ड सर, विल सी द रिकॉर्ड प्लीज, विल सी द रिकॉर्ड प्लीज। चले आप बोले, बोले आप, बोले आप भूपेंद्र जी, आप बोले। माननीय उपसभापति महोदय, आपके बोले, मैंने कहा है रिकॉर्ड देखेंगे, प्लीज टेक योर सीट। आपके बोले, आपके आपके आप बोले, आप बोले, कंटिन्यू कर लीजिए। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय उपसभापति महोदय, अरे सुनो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुनो प्रमोद जी। माननीय उपसभापति महोदय, हाँ। अगर मैंने इतना सा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैंने इतना सा, नहीं मैं कहता हूँ, हाँ। मैंने जो कहा मैं, हाँ। मैंने अगर इतना सा आग्रह किया है कि जयराम जी मैं बोल रहा हूँ, आप बीच में टोक रहे हो, आप अगर रिकॉर्ड पे बोलते तो मुझे और जवाब देने का मजा आता, इसमें क्या बुरा होता। डांगी जी के बारे में मैंने बोला, प्लीज जयराम जी प्लीज। हाँ बोले, बोले गलत बोला, किस रूल के तहत, क्या गलत बोला, 238 क्या मैंने यही बोला कि मैं सदन में आया था 2012 में। रीजन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ प्रमोद जी, आप सब बैठ जाए, प्रमोद जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। प्रमोद जी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। 238(2) नियम जिनका बोलते समय पालन किया जाएगा। जी जी। किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करें। मेरी बात तो सुने, लेट मी एक्सप्लेन। हाँ क्लॉज इसमें। लेट मी एक्सप्लेन। यहां इन्होंने नीरज जांगी जी का नाम लिया है, व्यक्तिगत दोषारोपण किया है। मंत्री जी ने पूरी तरीके से नियमों का उल्लंघन किया है। कहा है हम लोग मेरी बात करेंगे, माननीय प्रमोद जी। सुने मेरी बात तो सुने। जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर का आप मौका दें तो मुझे ये तो कहने दे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ क्लॉज कौन सा, आप क्लॉज ही नहीं बता रहे हैं। किस क्लॉज के तहत? मैंने 238(2) कहा, पेज नंबर नहीं होता। ठीक। किसी सदस्य के विरुद्ध व्यक्तिगत दोषारोपण नहीं करेगा, क्योंकि सदस्य हैं, सदस्य का नाम लिया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को हमने ऑलरेडी कहा हम एग्जामिन करेंगे, चेयर ने डिसीजन दे दिया के खिलाफ, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ चेयर ने कहा व्यक्तिगत को आपत्ति है। माननीय भूपेंद्र जी, उन्होंने भाषण दिया है तो नाम ले ही सकते हैं। हमने कहा है हम देखेंगे। आवाज प्लीज, द चेयर विल सी एंड डू द नीडफुल, द चेयर विल सी एंड डू द नीडफुल प्लीज। माननीय भूपेंद्र जी आप बोले। मैंने कहा सर, आप तो शुरू से हर बार खड़े होकर बोल रहे हैं। आपको अगर रिकॉर्ड दिखाएं हर बात पे आप खड़े होते हैं। प्लीज नो नो। मैं बताया कि माननीय प्रमोद जी, आपके कहने के पहले चेयर ने कहा, कि विल सी द रिकॉर्ड एंड डू द नीडफुल। प्लीज नो जयराम जी, नो, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। नो। माननीय भूपेंद्र जी आप बोले, आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। मैंने कहा ऑलरेडी, आप बैठ जाए। मैंने कहा है द चेयर विल सी। मैं कई बार कह चुका हूं प्रमोद जी, आपके बोलने के पहले कह चुका हूं। प्लीज माननीय भूपेंद्र जी प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, रूल 238 में लिखा है कि जब कोई सदस्य बोले तो बीच में टोका टोकी ना करें। हम देखेंगे। प्लीज मैंने देखिए जयराम जी आप ठीक है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं दो चीजें कहना चाहता हूं। पहला विषय, जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं, उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के पैराग्राफ, जो शुरू के पैराग्राफ है, उसमें मंत्रालय की जो ग्रीन अरावली की स्कीम है उसको कोर्ट ने अप्रिशिएट किया। इनके समय में
इनके समय में जब कोर्ट के जजमेंट आते थे, बोल रहे थे सर, हर चीज पे आप खड़े होंगे सर, कैसे चेयर बोलेगा? प्लीज प्लीज, मैं बोल लेने की आदि, ठीक, आप बैठे प्लीज। सर ही इज स्पीकिंग। आपने बोला सर, आपने बोला। प्लीज, He knows everything, and you people are criticizing him. चेयर ने ऑलरेडी कहा कई बार कि विल सी द रिकॉर्ड। सर ऑलरेडी क्या रिपोर्ट? भूपेन जी आप बोले अपनी बात करें, आप बोले। माननीय सभापति महोदय, मैं बोल रहे थे हर चीज और उसको तो हम लोग बात करते हैं। आप जैसे वकील भूपेन जी आप अपनी बात माननीय करें। उपसभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम पूरे तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इनके समय में जब न्यायालय के निर्णय आते थे तो इनकी सरकार के ऊपर अक्षमता के प्रश्न चिन्ह लगते थे। इस निर्णय में न्यायालय ने हमारे ग्रीन अरावली प्रोजेक्ट के बारे में हमारे विषय पे सर उन्होंने सकारात्मक टिप्पणी दी है, और उसके साथ ही साथ सकारात्मक टिप्पणी देने के साथ ही साथ हम पूरी तरीके से अरावली को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। न्यायालय को भी इस संबंध में हमारी सरकार की कोई भी सकारात्मक असिस्टेंस की आवश्यकता होगी, मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, हम इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज जो इनको सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, जब इनको लिटिगेशन का मूल पता लगा है और जब इनको लिटिगेशन के मूल के बारे में इनको एक जानकारी हुई है कि लिटिगेशन कब शुरू हुई, परिस्थितियां क्या थी, किन परिस्थितियों में खनिजों का आवंटन किया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस समिति का निर्धारण किया। आज सर्वोच्च न्यायालय ने एचपीसी हाई पावर्ड कमेटी बनाने की भी बात करी है, हम उसमें भी सकारात्मक है। जब निर्णय आया था तब भी हमने निश्चित रूप से कहा था कि हम निर्णय की पूरी तरीके से पालना करेंगे। जो उद्देश्य है वो उद्देश्य अरावली का प्रोटेक्शन है। अरावली के प्रोटेक्शन के लिए सरकार पहले ही अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को शुरू कर चुकी है। अरावली के जो 29 के 29 डिस्ट्रिक्ट है उसमें हम इस प्रोटेक्शन कार्य को शुरू कर रहे हैं, और इसको पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड करके हम कार्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और न्यायालय की भी एचपीसी में हम अपना सकारात्मक योगदान देंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी एनजीटी का भी जो निर्णय आया है कि हमने निकोबार में भी जितने भी एनवायरमेंटल कंसर्न है उसका पूरी तरीके से ध्यान रखा है, और विस्तार से भी हमने उसका पूरा जवाब न्यायालय के सामने रखा है। हमारा ये मानना है कि देश में जो पर्यावरण और प्रकृति है ये हमारी अमूल्य धरोहर है। पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करना ये हमारा कार्य है, और विकास के मार्ग में भी, इंडस्ट्रियल विकास के मार्ग में भी एनवायरनमेंट के नॉर्म्स और एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड को बनाए रखना ये भी हमारा काम है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, और बार बार हम माननीय प्रधानमंत्री जी की इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिस प्रतिबद्धता के अंतर्गत हम ये कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया के जलवायु संकट में समाधान की भूमिका निभाएगा, कभी भी समस्या नहीं बनेगा। और आज देश में एनवायरनमेंट को लेकर जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर के हम जो काम कर रहे हैं, उनके एक पेड़ माँ के नाम विजन और मिशन लाइफ जैसे विषयों को लेकर जन भागीदारी का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी के बैलेंस को रखते हुए भारत का जो मंत्र है, और जो हमारे मंत्रालय का भी जो मंत्र है, हमारे मंत्रालय का मोटो हम कहते हैं प्रकृति रक्षितः रक्षत। अगर आप नेचर की रक्षा करते हो तो नेचर आपकी रक्षा करते हैं। नेचर के साथ जो को एग्जिस्टेंस है ये हमारा भाव है। नेचर के को एग्जिस्टेंस को साथ लेकर के जीना ये हमारी भावना है, और इसलिए
अनेक हमारे घनश्याम जी से लेके बहुत सारे सदस्यों ने जो हमारे फिलोसॉफिकल कंसेप्ट है, जो हमारे फिलोसॉफिकल मंत्र हैं, उनको सबके सामने रखा है। आज एक समय आया है जब भारत के दर्शन और भारत की फिलोसफी को हम अपनी पॉलिसी के अंदर लेकर के आए, भारत की फिलोसफी को हम अपने जीवन के अंदर लेकर आए, भारत की फिलोसफी को हम अपने व्यवहार के अंदर लेकर के आए। और यही कारण है कि हमारी सरकार जहाँ मिटिगेशन मेजर्स को लेकर के काम कर रही है, एडेप्टेशन प्रैक्टिसेस को बढ़ाने का काम कर रही है, वहीं इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए मिशन लाइफ जैसा भी काम कर रही है। इस मंत्रालय के बहुत सारे विषयों को चर्चा हुई। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, मैंने केवल इतना ही कहा था कि जयराम जी, डांगी जी ने जो भाषण दिया, अगर आप देते तो मुझे रिकॉर्ड पे आपका जवाब देने में ज्यादा आसानी होती। ये तो कोई भी लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा होती है कि आप सामने वाले को कहिए कि आप पूछे, भाई हम जवाब देने को तैयार है। ना तो हमने सम्मान किया, न किसी भी प्रकार से किसी की भावना को ठेस पहुंचाई। दो लोग बोल लेते तो भी क्या दिक्कत जाती। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो सदन है, ये चर्चा का और परामर्श का क्षेत्र है। आज दुर्भाग्य से चर्चा वो एक विषय पे नहीं रुकते हैं, चर्चा करने के लिए वो टिकते नहीं है, और बोलना तो जानते हैं, जवाब सुनना नहीं जानते। जिस दिन वो जवाब सुनना जानेंगे, उनका भी देश में योगदान होने लगेगा। सब लोग चर्चा में अपनी बात रखें, लेकिन दूसरे का भी जवाब सुने, धैर्य उस चीज का रखे, उसके लिए सदन बना है। और उच्च सदन की मर्यादा तो और ऊंची है। इस मर्यादा को बनाने के लिए मैंने किसी का अपमान नहीं किया। मेरा यह मानना है कि जिन भी सदस्यों ने विषय रखे हैं, उनके जो सकारात्मक विषय, उनको आगे लेके बढ़ेंगे। और भारत ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां ली हैं, उन उपलब्धियों के माध्यम से भारत दुनिया को जो वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देता है। और हमारी जो प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिना, उसका अर्थ जो है केवल मनुष्य का सुख नहीं है, जो भी रहने वाले जीव जगत कल्याणकारी लोग हैं, सबके सुखी की बात हम करते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिने का जो मूल मंत्र है, वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा नारा है, और G20 में जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, उसका जो नारा है, उसको लेकर के हमारा मंत्रालय उन दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहा है। आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।